Assalamu alaikum. My name is Varda. My roll number is 4. Now we discuss the Maris model. What is Maris model of the managerial enterprise? First of all, हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे. Robert Maris model in his book The Economic Theory of the Managerial Capitalism 1964 has developed a dynamic balanced growth of maximization model of the firm. 1964 में इसने अपना मॉडल इंट्रोड्यूस किया था. इसके मुताबिक के दो कॉन्स्टेंट होते हैं, एक शेयर होल्डर और एक द मैनेजर. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट देयर इज अ कॉन्स्टेंट टू जीडी सेट बाय द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द मैनेजरियल टीम. What is GD? GD यहाँ पे GD क्या होता है? The rate of growth of demand product for the firm. Thus, in the initial model, there are two constraints: the managerial team constraint and the job security are affecting the financial constraint. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ मैरिज मॉडल. मैरिज मॉडल क्या कहना चाहता था कि पहले बोमल मॉडल का क्या था, मेन ऑब्जेक्ट. बोमल मॉडल का मेन ऑब्जेक्ट था कि सेल्स रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करना, यानी कि सेल रिवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करना. अब हम देख रहे हैं कि मैरिज मॉडल क्या कहता है. मैरिज मॉडल का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. इसने जो सी वेरिएबल यूज़ किया उसमें क्या है, प्रॉफिट है, कॉस्ट है, वैल्यूज़ ऑफ द सेल्स रिवेन्यूज़ हैं. ठीक है. और अब आगे हम इसके आगे अजम्पशन देखेंगे. इट अज्यूम द गिवन प्राइस स्ट्रक्चर और प्रोडक्शन फंक्शन आर गिवन. हमारे पास प्रोडक्शन पहले से गिवन है. देयर आर द नो ओलिगोपोलिस्ट इंटरडिपेंडेंसी, यानी कि इसके अंदर नो ओलिगोपोलिस्ट इंटरडिपेंडेंसी होता है. ओलिगोपोलिस्ट इंटरडिपेंडेंसी क्या होता है? ओलिगोपोलिस्ट इंटरडिपेंडेंसी बोमल मॉडल के अंदर होता है. उसमें ये होता है कि अगर एक फर्म एक्स और फर्म वाई है तो वो दोनों अपनी शेयर की जो प्राइस है वो सेम रखेंगे. तो इसके अंदर नो ओलिगोपोलिस्ट इंटरडिपेंडेंसी है. ठीक है. द फैक्टर प्राइस आर कांस्टेंट, ये इसकी मेन बात है. फाइंस आर अज्यूम टू ग्रो थ्रू द डाइवर्सिफिकेशन, ये भी इसकी मेन बात है कि ग्रोथ की डाइवर्सिफिकेशन होगी. ऑल मेजर वैल्यूबल सच एज प्रॉफिट, सेल, कॉस्ट हम अज्यूम करेंगे कि जो इंक्रीज़ होंगे ये सेम रेट से इंक्रीज़ होंगे, यानी कि अलग रेट से इंक्रीज़ नहीं होंगे. ये क्या होंगे? सेम रेट से इंक्रीज़ होंगे, इंक्रीज़ एट द सेम रेट. ना हम देखेंगे कि इसका गोल क्या है. गोल ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म या बैंक का क्या एम होता है? यही एम होता है कि उस इक्विलिब्रियम अचीव कर ले. इक्विलिब्रियम किस जगह अचीव होगा? जहाँ पे डिमांड इज इक्वल सप्लाई होगा, इस जगह पे इक्विलिब्रियम हमारा अचीव हो जाएगा. तो इसलिए इस फर्म का भी यही गोल है कि इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजेशन लेवल अचीव कर लेना. The goal of the firm in Maris model is in the maximization of the balance rate of growth firm, that is the maximization rate of growth of demand for the product of the firms and the growth of its capital supply. यानी कि मैक्सिमम लेवल सेव करेंगे, यानी कि GD इज इक्वल GC. यहाँ पे GD क्या है? GD हमारे पास है बैलेंस ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म, और हमारे पास GC क्या है? ग्रोथ ऑफ सप्लाई एंड ऑफ द कैपिटल. ये डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है, ये सप्लाई ऑफ कैपिटल है. इन परचेजिंग दिस मैक्सिमम बैलेंस ग्रोथ ऑफ रेट हैज़ टू कॉन्स्टेंट. इसके अंदर दो कॉन्स्टेंट हैं. नंबर 1, अ कॉन्स्टेंट सेट बाय द अवेलेबल मैनेजरियल टीम आर स्किल्डफुल, के जो मैनेजरियल टीम हमारे पास है वो स्किल्डफुल हो. फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी ओनर के पास स्किल्डफुल मैनेजर नहीं होंगे तो वो उसे क्यों हायर करेगा? अब एक ओनर है, वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो ऐसे मैनेजरियल हायर करेगा, वो ऐसे मैनेजर हायर करेगा जो कि स्किल्डफुल हो, जो कि उसे कम अज़ कम एक कॉन्स्टेंट लेवल पर उसे प्रॉफिट दें. जब उसे कॉन्स्टेंट लेवल पर प्रॉफिट देंगे तभी वो उस मैनेजर को हायर करेगा, वरना तो वो उस मैनेजर को जॉब से फायर कर देगा. नेक्स्ट है सेकंड, द फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेट बाय अ डिज़ायर ऑफ द मैनेजर टू अचीव अ मैक्सिमम जॉब सिक्योरिटी. फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आगे बहुत ज़्यादा आप पढ़ेंगे. इसके मुताबिक कि किसी भी मैनेजर को जॉब सिक्योरिटी होना उसकी लाजमी है. जब उसकी जॉब सिक्योरिटी होगी तभी तो वो आगे ओनर को प्रॉफिट अर्न करके देगा. जो ओनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी. जब लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी तो उससे प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा. जब प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा तो लोग क्या करेंगे? तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की उस शेयर को खरीदेंगे और मैनेजर की क्या होगी? जॉब सिक्योरिटीज़ हो जाएगी. अब आगे जी कॉन्स्टेंट एनालाइज्ड. कॉन्स्टेंट हमारा क्या कहता है? द कॉन्स्टेंट आर analyzed in the subsequent sections. There the relationship of this goal is that by the jointly maximizing the rate of growth and the demand and the capital, the manager achieve the maximization of their own utility as well as the utility of the owner's shareholder. ये कहना चाहता है कि ओनर और मैनेजर इन दोनों की जो यूटिलिटी अचीव करना है, इन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट में नहीं है, दूसरे के सपोर्टिव में. अब ओनर जो जगह पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो ऐसी जगह तो वो मैनेजर भी ऐसा हायर करेगा जो कि उसे एक कांस्टेंट लेवल पर अगर कम अज़ कम हर साल कांस्टेंट लेवल पे उसे क्या दे? प्रॉफिट देता रहे. नेक्स्ट है जी मैरिज मॉडल आर्ग्यूज. मैरिज मॉडल आर्ग्यूज द डिवीजन ऑफ द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट. इट इज़ यूजली आर्ग्यूज डेट बाय द मैनेजरियल थ्योरिस्ट डेट द डिवीजन ऑफ द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट अलाउज द मैनेजर टू सेट द गोल अचीव डू नॉट नेसेसरी कंसाइड with those of the owner. The utility function of the manager include the variables such as salaries. मैनेजर का क्या यूटिलिटी है? such as salaries, power, status, etc. While the utility function of the owner का क्या utility function होता है? the such as variable profit, size of output, size of capital, share, market, public esteem. पब्लिक की तरफ से एस्टिमेशन चाहिए होती है कि भाई कि वो इसकी प्रोडक्ट्स ही
बाय करेगी। नेक्स्ट है द मैनेजरियल वांट टू द मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी, यानी कि यू किस शो कर रहा है यूटिलिटी को। एम क्या है मैनेजर की, मैनेजर की यूटिलिटी क्या है, मैनेजर की यूटिलिटी क्या होती है, मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसकी सैलरीज, उसका पावर, उसका स्टेटस और उसकी जॉब सिक्योरिटी, ये क्या होती है मैनेजर की यूटिलिटी है, ऑब्जेक्टिव होता है। जबकि वेल द ओनर सेक द मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर ओन यूटिलिटी, जबकि ओनर की यूटिलिटी क्या होती है, ओ ओनर यू यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्रॉफिट कैपिटल आउटपुट, कि जो उसने इन्वेस्ट किया उसको उस पर प्रॉफिट मिले, उसका कैपिटल सेव रहे, उसको आउटपुट मिलता रहे, मार्केट शेयर उसको मिले और पब्लिक स्टीम यानी कि पब्लिक उसी की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बाय करे। अब है जी इनके दरमियान डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन गोल ऑफ द फर्म एंड द गोल ऑफ द मैनेजर, ये बहुत ज़्यादा इनका बड़ा इनके दरमियान डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इनके जो ऑब्जेक्टिव है वो दूसरे के सपोर्टिव में है, दूसरे के कन्फ्लिक्ट में नहीं है। द डिफरेंस इज नॉट सो वाइड एज द other managerial theories such as claim, because most of variables appearing in the both function are strongly correlated with a single variable size of the firm। अब आगे हम पढ़ेंगे steady rate of growth। What is steady rate of growth क्या होता है। However, various limits his model to situation of steady rate of growth over the time during which the most of relevant economic magnitude change so that the maximization the long run growth rate, लॉन्ग रन में इसने बताया लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ एनी कैन रीजनेबल बी अज्यूम्ड इक्विवेलेंट टू द मैक्सिमाइजिंग लॉन्ग रन रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर्स। नेक्स्ट हम पढ़े हैं द मैक्सिमम ऑफ द एब्सोल्यूट साइज ऑफ द फर्म। मैरिस आर्ग्यू डैट द मैनेजर डू नॉट मैक्सिमाइज द एब्सोल्यूट साइज ऑफ द फर्म बट द रेट ऑफ ग्रोथ चेंज इज इक्वल है चेंज द साइज ऑफ द फर्म। अब हम पढ़ें मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ, कि मैक्सिमाइजेशन रेट ऑफ ग्रोथ कहाँ होगा, इनके यूटिलिटी। पहले हमने पढ़ा था कि जी डी जी इक्वल है जी डी इक्वल है जी सी। अब हम पढ़े हैं कि ओनर का क्या है और मैनेजर का क्या है। ये है यूटिलिटी ऑफ द ओनर इज़ द फंक्शन ऑफ जी सी, कि ओनर क्या करता है अपने कैपिटल, ओनर का लिंक किससे होता है कैपिटल सी से, वो अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करता है जी सी। और इसी तरह जी यहाँ पे जी सी क्या है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल। इट इज़ नॉट क्लियरली वाई द ओनर शुड प्रेफर ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट अनलेस द जी सी प्रॉफिट आर द पॉजिटिव रिलेटेड। इसका क्या होता है, इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट द यूटिलिटी ऑफ द मैनेजर, इसका फंक्शन ऑफ जी डी एंड ए। अब ये यूटिलिटी ऑफ मैनेजर इज द फंक्शन ऑफ जी डी। जी डी हमारे पास था पहले से पता है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म है। अब हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास एक्सोजीनियस वेरिएबल है, ये फर्म के अंदर से नहीं होते, फर्म के बाहर से आते हैं। इसको हम लोग अब मई ऑफ द जॉब सिक्योरिटी भी कहा जाता है। अब इसके बारे में हम आगे मज़ीद फर्दर डिस्कस करेंगे। जॉब सिक्योरिटी, अब जॉब सिक्योरिटी जो हमने पीछे बात की, वो जॉब सिक्योरिटी के अंदर तीन चीज़ें जरूरी होती हैं, लिक्विडिटी रेशो, डेप्ट रेशो और रैशनल रेशो। व्हाट इज़ लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो फॉर एग्जांपल किसी भी फर्म या बैंक के पास एक लिक्विड एसेट होते हैं और फिक्स एसेट होते हैं। अगर किसी फर्म या बैंक के पास लिक्विड एसेट बहुत ज़्यादा कम है तो वो कभी भी उसका बैंक दिवालिया निकल सकता है, कभी वो बैंक करप्ट हो सकता है। और अगर लिक्विड रेशो बहुत ज़्यादा मिकदार में है तो क्या होगा, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। इसलिए ये हमें एक महदूद मिकदार में अपने पास रखनी होती है। अगर हमारे पास लिक्विड रेशो बहुत ज़्यादा कम है तो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब अगर डेप्ट रेशो अगर किसी भी फर्म का डेप्ट रेशो बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर वो अपना किसी लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो पे ना कर सका तो क्या होगा, वो फर्म उसे बंद करनी पड़ेगी या वो काम बंद करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से काम बंद हो जाएगा और मैनेजर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी। इसको लीवरेज रेशो भी कहा जाता है, डी ओवर ए यानी कि डेप्ट रेशो ओवर एसेट्स। अगर हमारे पास ए टू हमारे पास डेप्ट रेशो अगर ये बहुत ज़्यादा है तो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, हमारी जॉब सिक्योरिटी कम होगी। अगर और रैशनल रेशो इसको बोला जाता है रिजर्व प्रॉफिट रेशो। अगर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में है तो हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, हमारी जॉब सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं सैचुरेशन लेवल। व्हाट इज सैचुरेशन लेवल। Marriage state was an exogenous state determined constant by assuming that there is a saturation level for the job security is above the saturation level. The managerial utility from an increase the job security is zero. Well below the saturation level is managerial utility from an increase as is infinite. हमने ऊपर पढ़ा कि ये जॉब सिक्योरिटी ये कांस्टेंट लेवल होता है। अभी हम इसी के बारे में पढ़ें कि ये तीन चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल कांस्टेंट, तो इसलिए हमने इसको ये बाहर ले इक्वेशन। अब हमारे पास ये इक्वेशन सामने आ गई है, where the A is the securities, thus the initial model there is a two constant। पहले भी हमने बात की थी कि इसके दो constant हैं, the team constant, the job security constant, the reflect in the financial constant। अब हम पढ़ेंगे the model equilibrium। इसका मॉडल का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, मॉडल का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। मैनेजर की यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ जी डी, हमने पीछे पढ़ा। ओनर की यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ जी सी। हमारे पास इक्वेशन सामने आएगी, जी डी इज इक्वल है जी सी इज इक्वल है जी स्टार मैक्सिमाइजेशन लेवल। अब हम पढ़ें द इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल। द इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल इन वेरिएबल से हम लोग अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। किसी भी चीज़ की प्राइस है
उसमें से हम माइनस कर देंगे उसकी कॉस्ट कि उस पर कितनी हमें उसकी प्रोडक्शन पर कितनी कॉस्ट लगी। अब हम उसमें से माइनस कर देंगे उसकी एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्चा है। अब हम उसमें माइनस कर देंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना खर्चा है। हमारे पास जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, मार्जिनल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ है, हमने 40 में से कॉस्ट माइनस कर दी और 10 हमने इसमें एडवर्टाइजमेंट माइनस कर दी और देन 20 हमने रिसर्च और डेवलपमेंट माइनस कर दी। हमारे पास पीछे क्या बचा, 30 हमारा क्या होगा, मार्जिनल प्रॉफिट होगा। 30 हमारे पास क्या है, इसका मार्जिनल प्रॉफिट है। यही हमारे पास P = C + A प्लस रिसर्च और डेवलपमेंट प्लस M। ये हमारे पास क्या है, P हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्राइस गिवन फ्रॉम द मार्केट। C हमारे पास क्या है, कॉस्ट। A हमारे पास क्या है, एडवर्टाइजमेंट। एंड R और D हमारे पास क्या है, रिसर्च और डेवलपमेंट। M हमारे पास क्या है, मार्जिनल प्रॉफिट, जो हमने ये निकाला इस तरह करके। इसी तरह मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल है मार्जिनल प्रॉफिट। ये इक्वेशन हमने यहाँ पर सोल्व की। और किसी भी फर्म की जो ग्रोथ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 ए है, इसमें क्या है, द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, जो हमने ऊपर पढ़ा है। और डी हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ये रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आप कितनी जल्दी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। यानी कि आप फॉर एग्जांपल जो ओप्पो और वीवो है वो कितनी जल्दी मॉडल अपने मार्केट में लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी ज़्यादा मॉडल खरीदते हैं, क्योंकि लोग ने पुराने मोबाइल यूज़ करके थक जाते हैं और इसलिए उनकी सेल ज़्यादा बढ़ जाती है। और एम हमारे पास क्या है, द एवरेज ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन। ये जो हमने यहाँ पे निकाला, किसी भी फर्म की जो ग्रोथ है इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ ऑफ डिमांड, आगे हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ सप्लाई। GD इज फंक्शन ऑफ D और K। यहाँ पे D क्या है, डाइवर्सिफिकेशन रेट, और K क्या है, द प्रपोर्शन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोडक्शन। K इज अ फंक्शन। और हमारे पास K क्या है, D P A। A हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, P हमारे पास प्राइस, D हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन रेट और R और D इंस्टेंट। ये सब जो है ना हमारे पास वैल्यू, ये इंस्टेंट वैल्यूज़ हैं। GD, अब हम इसका लेंगे पार्शियल डेरिवेशन। करली GD ओवर करली D ग्रेटर देन 0 होता है, बट डिक्लाइन करली GD ओवर करली M इज़ लेस देन 0। इनके दरमियान क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब हम इसका नेगेटिव रिलेशनशिप आगे हम बना देंगे। यहाँ पे हम लेंगे GD, यहाँ पे हम लेंगे D, तो ये इनका नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि GD इज़ द फंक्शन ऑफ D एंड M। और द एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट इज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग एनी GD कर्व। ठीक है, बट द GD कर्व शिफ्ट द डाउनवर्ड, M1 इंक्रीज, M1, M2 and M3. M1 is greater than M2 and M2 is greater than M3 because the negative relationship between GD and the M। इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई। पहले हमने देखा ग्रोथ ऑफ डिमांड, अब हम देख रहे हैं ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई। नाउ डिस्कस कैपिटल